ड्रामा की स्टार्टिंग सूजी के साथ होती है, जो हमारी फीमेल लीड है। अभी उसका रीबर्थ हुआ होता है और उसकी सोल अभी किसी लड़की की बॉडी में आई होती है। जैसी सूजी को होश आता है तो वो देखती है कि कुछ गुंडों ने उसे किडनैप करे हुए और वो लोग कह रहे होते हैं कि मैं तुम दोनों को मारने वाला हूँ। तो सूजी देखती है कि उसके साथ एक बच्चा भी है जिसको इन लोगों ने किडनैप करे। फिर सूजी के मन में इस लड़की की सारी मेमोरीज आने लगती है और उसे पता लगता है कि इस गुंडे ने जब इसे पकड़ के यहाँ पर लाया था तो उसने उसे हैरेस करने की कोशिश किया था, पर तभी इस बच्चे ने इसे बचाने में हेल्प किया। तो फिर वो गुंडा उसे बोतल से मारने वाला था तो सूजी सामने आ गई थी और फिर उसके सर में चोट लग गई, तभी वो बेहोश हो गई थी। सूजी की मेमोरी में जब ये सारी चीजें आती है तो वो समझ जाती है कि मेरा रीबर्थ हुआ है और मैं एक ऐसी लड़की की बॉडी में आ गई हूँ जो कि एक स्टूडेंट है और इन गुंडों ने उसे यहाँ पकड़ के लेकर आए हैं। अब सूजी तो यहाँ बहुत गुस्से में होती है और वो इजीली अपने हाथ की रस्सी तोड़ लेती है और फिर वो इन लोगों से कहती है कि मैं अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हूँ और मैं तुम लोग को एक एक करके छोड़ूंगी नहीं, और वो इन लोग को मारना शुरू कर देती है। दूसरी ओर हम हमारे मेल लीड को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा माफिया होता है और उसके गार्ड्स यहाँ पर कुछ गुंडों को मारने के लिए गए होते हैं। और फिर हमारे मेल लीड जेन को इस बारे में पता लगता है कि उसके नीफ्यू को कुछ गुंडों ने पकड़ के लेकर गए और फिर यहाँ पर सूजी भी सारे गुंडों को मार चुकी होती है और तभी उसके पास वो बच्चा भाग कर आता है। सूजी उसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो उसके हाथ पर इशारे से लिख कर देता है कि मेरा नाम शाओ है। सूजी कहती है कि अच्छा तो तुम बोल नहीं सकते। फिर सूजी को यहाँ पर उस गुंडे के फ़ोन पर जैन की कॉल आती है और सूजी उसे बताने लगती है कि तुम्हारा बच्चा यहाँ पर है, आके ले लो। फिर इतने में जैसी वो ऐसा बोलती है, जैन तो यहाँ पर पहले ही पहुँच चुका होता है अपने गार्ड्स के साथ और वो उन्हें ऑर्डर देता है कि डोर क्लोज कर लो, यहाँ से कोई भी बच के नहीं जाना चाहिए, एक एक को ख़त्म करो। फिर जैन का असिस्टेंट तो सूजी के पीछे मारकर उसे बेहोश कर देता है और इसके बाद जब सूजी को होश आता है तो वो यहाँ जैन के घर पे होती है और सूजी के सामने जैन का जो पैट स्नेक होता है वो उसे देख रहा होता है। सूजी उठ जाती है और सोचती है कि इसने एक स्नेक को पैट बना के रखा है और उसे इतना क्यूट नेम दिया हुआ है, लगता है ये पूरा पागल है। इतने में यहाँ जैन का असिस्टेंट आकर उसे शाओ के बारे में कुछ बता रहा होता है और वो सूजी को देखकर चुप हो जाता है। तो सूजी कहती है कि क्या उस बच्चे को कुछ हुआ है। फिर ये सभी लोग शाओ को देखने के लिए जाते हैं। वो यहाँ पर पूरे रूम को तोड़फोड़ करके खराब कर रहा होता है। तो जैन असिस्टेंट से कहता है कि इसे एक और बॉटल दे दो फोड़ने के लिए। सूजी कहती है कि तुम पागल हो गए हो और वो जल्दी से शाओ के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें इसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तोड़फोड़ मत करो, चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। तभी जैन का असिस्टेंट उसे रोकता है और कहता है कि बॉस ने अभी आपको जाने नहीं बोले। जैन कहता है कि तुमने तो मेरा अभी नाम भी नहीं पूछी हो। तो सूजी कहती है कि वैसे भी मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी, तो तुम्हारा नाम जानकर मैं कर ही क्या लूंगी। फिर जैन तो सूजी को काम का ऑफर देने लगता है और उसे बताता है कि आज तक शाओ किसी के भी नजदीक नहीं जाता है और तुम पहली हो, इसलिए मैं तुम्हें शाओ का ख्याल रखने का 100 मिलियन दे रहा हूँ और तुम्हें उसके अलावा और कुछ नहीं करना है और तुम्हारे खाने कपड़े और जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। ऐसा बोलकर वो अपने असिस्टेंट के जरिए उसे कॉन्ट्रैक्ट दे रहा होता है। तो सूजी कहती है कि पेन भी तो दे दो, बिना पेन के इसे साइन कैसे करूंगी। फिर वो साइन करनी चाह रही होती है। तभी इतने में एक गार्ड आकर जैन को बताता है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई है और वो अभी हॉस्पिटल में। और असल में उनकी तबीयत इसलिए खराब हुई थी क्योंकि किसी ने उन्हें कॉल करके बता दिया कि यंग मास्टर को गुंडों ने किडनैप कर लिए। तो ये सुनने के बाद आपकी ग्रैंडमा की तबीयत खराब हुई। फिर जैन यहाँ पर ऑर्डर देता है कि कार रेडी करो, मैं अभी हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रहा हूँ। और वो सूजी से भी कह देता है कि शाओ को लेकर तुम भी हॉस्पिटल पहुंचो। सूजी सोचती है कि चलो अब बॉस ने मुझे इस काम के 100 मिलियन दिए तो काम अच्छे से कर लेती हूँ और साथ ही साथ मैं तो इसकी ग्रैंडमा की भी जान बचा लूंगी। फिर हम देखते हैं यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ग्रैंडमा का ऑपरेशन करने के बाद बाहर आते हैं और उसकी पूरी फैमिली को बैड न्यूज देते हैं कि जैन की ग्रैंडमा अब मर चुकी है। ये जानकर इन लोगों को शौक लग रहा होता है और फिर लोग कहने लगते हैं कि सब उस शाओ की वजह से हो रहा है, वो हमारी फैमिली के लिए इतना अनलकी है, उसके पैदा होने के बाद से ही हमारी फैमिली में सारे बुरी बुरी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए हमें उसे अपनी फैमिली से निकाल देना चाहिए। तभी इतने में यहाँ पर जैन पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुम लोग हाथ तो लगा कर देखो। फिर सूजी फैमिली का हाल देखकर सोचती है कि लगता है इनके बीच में बिल्कुल नहीं बनती है। फिर डॉक्टर सूजी को देखकर जैन से पूछने लगती है कि ये लड़की कौन है। तो जैन कहता है कि ये बताओ कि मेरी ग्रैंडमा कैसी है। तो डॉक्टर बताती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा मर चुकी है। ये सुनकर जैन शॉक होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी सूजी जैसी आगे बढ़ने लगती है तो डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करती है कि वो अंदर नहीं जा सकती। सूजी कहती है कि मेरे अलावा ग्रैंडमा की जान कोई और नहीं बचा सकता है। तो जैन का अंकल कहने लगता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, यहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम्स ने डिक्लेयर कर दिए हैं कि वो मर चुकी है, तो तुम क्या कर लोगी। सूजी कहती है कि लेकिन मेरे लिए वो मरी नहीं है और मैं उनकी जान बचा सकती हूँ।
तो फिर ये डॉक्टर लीसा कहने लगती है कि क्या तुम भी डॉक्टर हो? तो सूजी बताती है कि नहीं, अभी मैं स्टूडेंट हूँ। तो ये सुनते के साथ ही वो उसे चिल्लाती है कि हम लोग यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर है और हम लोगों ने जब कह दिया कि वो मर गई है तो तुम क्या कर लोगी? और फिर ये लोग यहाँ पर गार्ड्स को बुलाने लगते हैं सूजी को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तो फिर जैन चिल्लाता है कि इसे हाथ भी मत लगाना। तो फिर जैन का अंकल चिल्लाने लगता है कि तुम अपनी ग्रैंडमा के साथ फिर क्या करना चाहते हो? और फिर जैन यहाँ सूजी से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम ये कर सकती हो? तो कहती है कि हाँ, मैं 100% श्योर हूँ। तो फिर असिस्टेंट उसे वार्निंग देने लगता है कि अगर वो झूठ बोल रही होगी तो फिर उसे बॉस छोड़ेंगे नहीं। तो सूजी फिर जैन से पूछती है कि क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव है? तो वो तो तुरंत ही हाँ बोल देता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे जाने दो। पर फिर जल्दी से लीसा सूजी को रोकने लगती है कि मैं यहाँ की डॉक्टर हूँ और मैं किसी स्ट्रेंजर को ऐसे अंदर नहीं जाने दूंगी। ओल्ड लेडी मर चुकी है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर उन्हें बचा सकता है। हाँ, अगर जीनियस डॉक्टर शार्क आ जाए शायद तो वो ही कुछ कर सकती है। तो कहीं अब तुम ये तो नहीं कहना चाहती हो कि तुम ही वो मिरेकल डॉक्टर शार्क होंगी, तभी तो तुम बचा लोगी। तभी जल्दी से जैन का अंकल कहने लगता है कि एरी गैरी लड़की को मिरेकल डॉक्टर मत बोलो, शार्क तो बहुत ही फेमस डॉक्टर है और वो बहुत लोगों की जान बचा चुकी है। और फिर यहाँ पूरी फैमिली अगेंस्ट होते हैं कि वो लोग सूजी को अंदर जाने नहीं देंगे। और फिर यहाँ पे ग्रैंडपा भी मना कर देते हैं कि मैं अपनी वाइफ की बॉडी के साथ ये सारे एक्सपेरिमेंट होने नहीं दूंगा। तो जैन गुस्से में यहाँ बंदूक निकाल लेता है और इन लोग को डराने लगता है कि जो भी रास्ते में आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर ये सुनने के बाद तो पूरी फैमिली डर जाते हैं और जैन का अंकल कहता है कि ठीक है, फिर इस लड़की को अंदर जाने देते हैं, हम भी देखते हैं कि कैसे ये किसी मरे हुए को जिंदा करके लाती है। फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ ग्रैंडमा के पास जाती है और उनका पल्स चेक करके पता कर लेती है कि ये सच में जिंदा है और डॉक्टर्स ने ये गलत अंदाजा लगाया कि वो मर गई। और फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर अपनी नीडल का यूज़ करते हुए ग्रैंडमा को ठीक करने लग जाती है। बाहर से लीसा इसे देखकर शॉक हो रही होती है कि इसे नीडल यूज़ करना आता है। फिर वो कहती है कि नहीं, इसे कहाँ कुछ आता होगा। बाहर ये सभी बातें कर ही रहे होते हैं और जैन का अंकल कह रहा होता है कि सूजी कुछ नहीं कर पाने वाली है। इतने में सूजी बाहर आ जाती है और जैसे ही ग्रैंडमा बाहर आती है तो सभी लोग शॉक रह जाते हैं। ग्रैंडमा यहाँ जैन के अंकल से कहने लगती है कि बेटा क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ और मैं जिंदा वापस ना आऊँ? तो अंकल कहता है कि मॉम, मैं ऐसा नहीं कह रहा था। और फिर यहाँ ग्रैंडमा शाओ को देखकर खुश होती है और फिर वो जल्दी से जैन के पास भी आती है और उसे देखकर भी खुश हो रही होती है। जैन पूछता है कि ग्रैंडमा, आपको किसने बताया था कि शाओ को गुंडे ने पकड़ के लेकर गए? वो अपनी बंदूक निकाल लेता है उसको सबक सिखाने के लिए। तो अंकल डरने लगता है। फिर ग्रैंडमा नाम बताने वाली होती है कि इतने में वो बेहोश होने लगती है। तो जल्दी से सूजी फिर से आकर उनका पल्स चेक करती है और कहती है कि डरने वाली बात नहीं है, उन्होंने कुछ खाई नहीं है ना, इसलिए अभी वो थक गई हैं। और फिर सूजी उसे पेन मांगती है और तुरंत ही मेडिसिन की लिस्ट लिखकर लीसा को देने लगती है और कहती है कि ग्रैंडमा के लिए ये सारी मेडिसिन मंगाओ। तो लीसा कहती है कि आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूंगी? सूजी कहती है कि तुम मेरी बात ना सुनने की कोशिश तो करके देखो, फिर मैं क्या करती हूँ। लीसा डर के उसे मेडिसिन की लिस्ट ले लेती है। फिर जैन यहाँ से जाते हुए अपने अंकल को वार्निंग दे देता है कि अगर ग्रैंडमा को दोबारा कुछ हुआ ना तो फिर तुम सभी को मैं छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो यहाँ से चला जाता है और सूजी भी जल्दी से जाकर शाओ को उठाती है कि चलो घर चलते हैं। और फिर उन लोग के यहाँ से जाते ही ये अंकल और आंटी मिलके ग्रैंडपा को अपनी बातों में लेने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ग्रैंडमा उन लोग की साइड बिल्कुल भी नहीं है और वो तो जैन की साइड है। तो फिर ग्रैंडपा भी गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि जैन के पैर वैसे भी ठीक नहीं है तो उसे अपनी प्रेसिडेंट की पोजीशन से गिव अप करनी होगा। तो फिर ये सुनकर ये दोनों खुश हो जाते हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि सूजी को बहुत भूख लग रही होती है और वो सोचती है कि मैंने तो पूरा दिन में कुछ खाया ही नहीं, काश किचन में बस कुछ खाने को मिल जाए। तभी इतने में सूजी देखती है यहाँ पर जैन को, जिसे बहुत खांसी आ रही होती है। तो ये जल्दी से उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? जैन कहता है कि तुम अपने रूम में जाओ। तो कहती है कि तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? कल तक तो मैं देख रही थी कि तुम खड़े हो पा रहे थे। जैन फिर से कहता है कि मैंने बोला ना अपने रूम में जाओ। तो सूजी कहती है कि चुप बैठो, अगर तुम मेरे बॉस ना होते ना तो फिर मैं तुम्हारी इतनी फिक्र नहीं करती। और फिर वो उसका पल्स चेक करने लगती है और पता कर लेती है कि उसकी बोन्स की हालत अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। फिर वो पूछती है कि तुम अपना ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवा रहे हो? तो ये कहता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है। सूजी कहती है कि अच्छा, तो तुम मेरे सामने मैन बनने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, फिर जब पेशेंट की ही कोई नहीं पड़ी है तो फिर डॉक्टर इसमें क्या ही कर सकता है। फिर सूजी यहाँ पर एक फाइल उठाती है और पूछती है कि ये क्या है, और फिर वो देख लेती है कि उसके अंदर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो वो कहती है कि अच्छा, तो तुम मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। जैन कहता है कि क्यों, मैं नहीं कर सकता क्या? सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स कर सकते हो। और फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगती है और उसे पता लगता है कि शैन फैमिली इस लड़की की रियल फैमिली नहीं है। तो ये सोचती है कि तभी तो वो लोगों ने अभी तक मुझे कोई कॉल भी नहीं करे। फिर इसे शक हो जाता है कि फिर तो इस लड़की की किडनैपिंग का उसकी फैमिली से ही लेना देना होगा। अच्छी बात है फिर।
मैं इस लड़की की फैमिली को छोड़ूंगी नहीं और उन्हें सबक सिखाऊंगी। तब यहाँ पर जैन का असिस्टेंट उसके लिए मेडिसिन लेकर आया होता है और वो सूजी को देखकर पूछता है कि मिस आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर वो कहती है कि मुझे कुछ भूख लगी थी इसलिए मैं किचन में जा रही थी। और फिर वो असिस्टेंट को जैन को ये मेडिसिन देने से रोकती है और कहती है कि इससे उसका दर्द तो कम हो जाएगा लेकिन आगे चल के उसे पेट की बीमारी हो जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से अभी उसे खांसी आ रही थी और उसके मुंह से खून आ रहा था। फिर असिस्टेंट सूजी से पूछने लगता है कि क्या आप बॉस को ठीक कर सकती हो। तो सूजी मना करती है। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि लेकिन आपने और लेडी को तो ठीक कर दी थी। सूजी कहती है कि यहाँ पर सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम ये खुद ही है, ये अपना ट्रीटमेंट करवाना ही नहीं चाहता है। फिर जैन असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि जाओ तुम किचन में जाकर सूजी का कुछ खाने का इंतजाम करो। और फिर असिस्टेंट के यहाँ से जाते ही सूजी जैन से कहती है कि तुम इतने अमीर हो फिर भी तुम्हें मरने का इतना शौक है, सच में तुम्हारा इतनी अच्छी स्किन होने का क्या ही फायदा है। ऐसा बोलकर वो उसका फेस टच करने लगती है। तो जैन कहता है कि मुझसे दूर रहो। तो सूजी से दूर नहीं होती, उल्टा उसे कहती है कि तुम्हारी लाइफ में भी तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना जिसे तुम बचाना चाहते हो, जैसे कि शाओ और तुम्हारी ग्रैंड माँ भी। जैन उसे दूर करता है। तो सूजी कहती है कि मेरे साथ अच्छे से रहो क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही इकलौती हूँ जो तुम्हें बचा सकती हूँ। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। तो जैन जल्दी से उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और पूछता है कि तुम्हें आखिर मुझसे क्या चाहिए। इतने में असिस्टेंट आकर इन दोनों को ऐसे देख लेता है तो वो जल्दी से पीछे फेस करता है और सूजी जैन से कहती है कि हाँ मुझे तुमसे कुछ तो चाहिए और वो ये चीज़ है कि मुझे इक्वालिटी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने साथ बराबर की पोजीशन पे रखो। तो जैन उसे दूर करते हुए कहता है कि मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही पर्सन मेरे नज़दीक आ सकती है और वो उसे तुरंत ही दूर करके अपने रूम में जाने के लिए बोलता है। और फिर जैन जल्दी से असिस्टेंट के हाथ से अपना खाने का चीज़ लेकर चली जाती है। और फिर असिस्टेंट कहने लगता है कि मैं समझ गया, बॉस के कहने का मतलब है कि उनके बराबर में जो रह सकती है वो सिर्फ उनकी वाइफ होगी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि सूजी प्लांट्स को पानी दे रही होती है। इतने में असिस्टेंट आकर सूजी को बताता है कि बॉस की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और उनके मुंह से खून निकल रहा है, तो मिस जल्दी से आप उन्हें देखने चलो। सूजी जल्दी से फिर जैन के पास जाती है और फिर वो तुरंत ही उसका पल्स चेक करके उसके नज़दीक जाने लगती है। तो जैन बेहोशी में उसे रोक रहा होता है। असिस्टेंट बताता है कि बॉस बहुत ही बड़े बुद्धिस्ट है और वो किसी भी लड़की को अपने पास नहीं आने देते। तो सूजी यहाँ जैन के नज़दीक जाकर उसे कान में कहती है कि ये मैं हूँ। तो फिर वो हाथ छोड़ देता है और फिर सूजी असिस्टेंट को समझाती है कि तुमने जो मेडिसिन लेकर आए हो ना उसे तुम्हें जैन को तभी पिलाना होगा जैसे ही मैं उसे नीडल डालूंगी। तो पर नीडल डालने से पहले ही सूजी के फ़ोन पर उसकी सिस्टर की कॉल आ रही होती है। तो सूजी के माइंड में उसकी सिस्टर की मेमोरी आने लगती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी जब छोटी थी तो उसके घर की रियल डॉटर वहाँ पर आ गई थी और वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और वो सूजी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाती है और अपनी मॉम के सामने गिरने का नाटक करते हुए कहती है कि मॉम सिस्टर आपकी नेकलेस चुरा रही थी और जैसे ही मैंने उसे पकड़ ली तो इसने इसे फेंक दी और मुझे भी गिरा दी। सूजी मना करती है कि मॉम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हो। तो फिर उसकी मॉम गुस्सा होती है कि एक तो तुमने अपनी सिस्टर को भी गिराई हो और तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो और वो उसे खूब मारने लगती है। सूजी ये सब याद करने के बाद अपनी सिस्टर का कॉल उठाती है और लिन फिर सूजी से पूछने लगती है कि सिस्टर क्या तुम ठीक हो, मैंने सुनी कि तुम्हें गुंडे पकड़ के लेकर गए थे। सूजी कहती है कि बताओ तुम्हें क्या काम है। तो लिन कहती है कि सिस्टर मैं तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हो। सूजी कहती है कि ठीक है फिर कोई काम नहीं है तो मैं कॉल रखती हूँ। तो लिन कहती है कि मुझे तुम्हें क्लास रियूनियन पार्टी के लिए इनवाइट करना था। सिस्टर अब तुम्हारी जान बच गई है तो तुम्हें वहाँ पार्टी में ज़रूर आना चाहिए। तो सूजी भी मान जाती है कि ठीक है मैं टाइम पर पहुँच जाऊँगी। फिर कॉल रखते ही जैन का असिस्टेंट सूजी को बताने लगता है कि मिस मैंने आपके किडनैपिंग केस को इन्वेस्टिगेट करा था और इन सब का आपकी सिस्टर से ही कुछ लेना देना है, तो अगर आप वहाँ पे जाओगी तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। सूजी कहती है कि डरो मत, मेरे से ज़्यादा इस दुनिया में कोई खतरनाक नहीं है। और फिर वो 3, 2, 1 काउंट करके जैन को नीडल लगाती है और असिस्टेंट उसे मेडिसिन पिला देता है। फिर इसके बाद दोनों बाहर आ जाते हैं और सूजी कहती है कि अब जैन को कल तक होश आएगा तो किसी भी मेट को उसे डिस्टर्ब करने मत देना। असिस्टेंट कहता है कि मैं समझ गया। सूजी कहती है कि क्या हुआ, तुम कोई चीज़ से परेशान हो। तो फिर असिस्टेंट बताने लगता है कि कल बॉस के ग्रैंडपा ने उनकी प्रेसिडेंट वाली आइडेंटिटी को एक्सपोज कर दिए और वो बस उनका फ़ायदा उठा रहे हैं और इस बात पर ही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो सूजी को ये सुनकर जैन की फैमिली पर गुस्सा आती है और वो सोच लेती है कि वो उन लोगों को सबक सिखाएगी और वो कहती है कि कोई भी मेरे बॉस को बिना मेरी परमिशन के ऐसे बुली नहीं कर सकता है। असिस्टेंट तो ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और फिर सूजी से पूछने लगता है कि मिस क्या आप आज रात घर आने वाली है, क्योंकि बॉस ने मुझे कहा है कि आप रात में बाहर ना रहो क्योंकि ये आपके लिए सेफ नहीं होगा। फिर सूजी पूछती है कि ये बाइक किसकी है। तो असिस्टेंट बताने लगता है कि ये बॉस की बाइक है, उन्होंने कुछ टाइम पहले खरीदे थे। तो ये कहती है कि ठीक है फिर मुझे वैसे भी जाने के लिए कोई गाड़ी की ज़रूरत थी तो मैं इससे जाऊँगी। असिस्टेंट कहता है कि आप तो एक स्टूडेंट हो ना,
तो सूजी कहती है कि क्या कहीं लिखा हुआ है कि स्टूडेंट बाइक नहीं चला सकते, और फिर वो तुरंत ही बाइक लेकर यहाँ से चली जाती है। और उसे देखकर असिस्टेंट भी समझ जाता है कि बॉस को तो इसकी फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, इनका जो कैरेक्टर है इन्हें कोई चोर पहुंचा ही नहीं सकता। तभी अपने जेब में देखता है कि इसकी बंदूक तो यहाँ पर है ही नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन के फ्रेंड्स यहाँ पर उसे पूछ रहे होते हैं कि तेरी बहन अभी तक यहाँ पार्टी में पहुंची क्यों नहीं, कहीं वो डर के मारे यहाँ पर नहीं आने वाली है क्या। तो लिन कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी तो उसे थोड़ी ना पता होगा कि मैं और शैन डेट कर रहे हैं। तो इसकी फ्रेंड्स कहती लगती है और फिर लोग हंसने लगते हैं कि फिर तो उसका एक्सप्रेशन देखने के लिए बहुत ही मज़ा आएगी। इतने में हम देखते हैं कि सूजिया बाइक लेकर पहुंच जाती है और वो जैसे ही अपना हेलमेट उतारती है तो लिन उसे देखकर शॉक होती है। सूजी लिन से पूछती है कि क्या हुआ, तुम यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो, क्या मुझे ग्रीट करने के लिए इंतजार कर रही थी। तो लिन को बहुत जेलसी होती है कि क्या ये वही लड़की है जो स्कूल टाइम में मेकअप भी ठीक से नहीं कर पाती थी। फिर लिन कह रही है कि सिस्टर चलो जल्दी अंदर चलते हैं, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और ये मन में सोचती है कि अब मैं इसे सबक सिखाऊंगी। फिर सूजी जैसी अंदर पार्टी के लिए जाती है तो उसके सारे क्लासमेट उसे देखकर शॉक रह जाते हैं कि वो इतनी ब्यूटीफुल है। फिर सूजी शैन को देखते हुए सोचती है कि जिस लड़की की बॉडी में वाई है वो असल में इसे पसंद करती थी, जो कि बहुत ही बड़ा चीटर है। सभी लोग यहाँ पर सूजी से कहने लगते हैं कि वो सबसे लेट आई है तो उसे ड्रिंक करना पड़ेगा, और शैन उसके लिए ड्रिंक निकाल रहा है। तो सूजी सोचती है कि ये क्लब असल में जैन के अंडर में है और ये पे फैमिली का मिस्टर शैन यहाँ पर इलीगल काम कर रहा है और ये जैन को फंसाने का सोच रहा है, फिर तो अब ये बचेगा नहीं। फिर वो सूजी को ड्रिंक देने लगता है तो सूजी मना करती है कि मैं इसे नहीं पीऊंगी, और वो अपने गार्ड्स को भी यहाँ पे बुला लेती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर अकेले आने वाली हूँ, और फिर वो उसके मुंह पे ही ड्रिंक गिरा देती है। तो फिर शैन बहुत ही गुस्से में अपने गार्ड्स को बुलाकर सूजी को मारने के लिए बोल रहा होता है। तो सूजी तुरंत ही बंदूक निकाल कर उसकी तरफ पॉइंट करके उसे डराती है। तो फिर कहता है कि तुम बच्चों वाली बंदूक लाकर मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। तो सूजी ऊपर फायर करती है और कहती है कि अब इस गेम का रूल मेरे हिसाब से चलेगा। तो फिर शैन कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो चुकी हो, और तुम जानती भी हो मेरे ग्रैंडपा कौन है। तो सूजी से डर कर कहती है कि अब भी नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांगो, और वो काउंटिंग शुरू करती है तो वो तुरंत ही नील डाउन कर लेता है। लिन कहती है कि सूजी आखिर तुम्हें रियल वाली बंदूक कहाँ मिल गई, ये सब हरकतें करना बंद करो। तो सूजी उसे भी डराकर नील डाउन होने के लिए बोलती है, और फिर वो बारी बारी सभी को डराते हुए नील डाउन करवा देती है और कहती है कि तुम लोग यही सब देखना चाहते थे ना। शैन कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, देखो हम लोग डील कर सकते हैं। तो फिर सूजी कहती है कि तुम इस लायक नहीं है जो मुझसे डील करोगे, तुम अपने ग्रैंडपा को यहाँ पर बुलाओ। तो ये कहता है कि नहीं, मेरे ग्रैंडपा यहाँ पर नहीं आने वाले, तुम जानती भी हो मेरे ग्रैंडपा कौन है जो उन्हें यहाँ बस कॉल करके बुला लोगी। सूजी को बहुत गुस्सा आती है और वो इसके हाथ पे चाकू मारती है। तो फिर ये डर के मारे अपने ग्रैंडपा को कॉल करता है और इसे फ़ोन दे देता है। सूजी इसकी ग्रैंडपा से कह देती है कि अपने ग्रैंडसन की जान बचानी हो ना तो फिर पुलिस स्टेशन आओ। और फिर ग्रैंडपा को धमकी देने के बाद सूजी इसे कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लगती है। तो फिर वो कहता है कि हाँ। सूजी कहती है कि अच्छी बात है, फिर तो अब तुम जान गए होंगे ना कि तुम्हें यहाँ से जाने के बाद क्या बोलना है और क्या नहीं। तो वो हाँ कहता है। बताओ तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी। तो ये कहता है कि ये मेरे हाथ में चोट खुद से लगी। सूजी कहती है कि क्या तुमने बंदूक देखी। तो ये कहता है कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। फिर सूजी इसे ड्रिंक देती है पीने के लिए। तो ये पूछता है कि वैसे क्या अब तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है। तो सूजी कहती है कि लगता है तुम्हारे दिमाग में पानी भरा हुआ है, देखो तुम पे फैमिली से बिलोंग करते हो और ये क्लब जैन की फैमिली का है और कोई तुम लोग के बीच में फाइट करवाना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि शैन के ग्रैंडपा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस ऑफिसर जैसे सुनते हैं कि यहाँ पर वो आए हुए हैं तो वो जल्दी से उनसे मिलने जाते हैं। और यहाँ पर शैन के ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडसन से नहीं बल्कि उस दूसरी लड़की से मिलने आया हूँ। ये सुनकर ऑफिसर शॉक होते हैं और सूजी को ग्रैंडपा के पास भेजते बात करने के लिए। ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या तुम ही ने मुझे कॉल करके यहाँ पर बुलाई हो। तो ये कहती है कि हाँ, और वो उनसे उनकी बीमारी के बारे में पूछती है। तो फिर वो बताने लगते हैं और कहते हैं कि लगता है लड़की तुम्हें मुझसे बिल्कुल डर नहीं है। तो सूजी कहती है कि यहाँ पे डरना मुझे नहीं बल्कि आपको मुझसे चाहिए। तो फिर वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे ग्रैंडसन की जान बचाई हो, तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो फिर ये कहती है कि आप जैन की सी फैमिली के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लो। तो फिर ये कहते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि फिर सी फैमिली तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। ये कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर शैन की ग्रैंडपा पूछने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तो फिर ये कहती है कि कोई भी मुझे मना नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे मैं लोगों की जान बचा सकती हूँ वैसे मैं लोगों को मार भी सकती हूँ। तभी इतने में शैन आकर अपने ग्रैंडपा को बताने लगता है कि मैं कितना डर गया था। फिर ग्रैंडपा सूजी की बात मान जाते हैं और अपने ग्रैंडसन शैन से कहने लगते हैं कि जाओ तुम सूजी को उसके घर तक छोड़ के आओ। फिर शैन कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ,
तभी यहाँ पर असिस्टेंट आकर शैन को मना कर देता है कि तुम्हें ले जाने की ज़रूरत नहीं है। सूजी असिस्टेंट को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो घर पर जैन की केयर करते होना चाहिए था ना। तभी यहाँ पर जैन तो खुद ही सूजी को लेने पहुँच जाता है और वो अपने साथ शाओ को भी लेकर आया होता है। तो सूजी शाओ को देखकर खुश होती है और कहती है कि सॉरी, तुम मेरी वजह से फिक्र में होंगे ना। फिर यहाँ शैन के ग्रैंडपा तो शॉक हो जाते हैं कि तुम मिस्टर जैन की पर्सन हो। जैन लोगों से कह देता है कि तुम लोग चले जाओ यहाँ से, और फिर वो सूजी से पूछता है कि क्या तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। तो कहती है कि फिक्र मत करो, ये मेरा खून नहीं है, और देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और वो उसे गोल घूम कर दिखाती है तो उसके पॉकेट में से बंदूक नीचे गिर जाती है। ये देखकर शैन तो डर रहा होता है और जैन इसका हाथ पकड़ के कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। और वो इसे और शाओ को लेकर चला जाता है और फिर असिस्टेंट भी अपनी बंदूक को उठाकर यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ शैन के ग्रैंडपा उसे ऑर्डर देने लगते हैं कि अगली बार तुम सूजी को देखोगे ना तो उसे ऐसे ट्रीट करना जैसे कि वो तुम्हारी बॉस है। और हाँ, कल ही हम लोग सी फैमिली के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हैं और अब उनकी फैमिली में तबाही आने वाली है। फिर ग्रैंडपा यहाँ से चले जाते हैं और फिर यहाँ लीना आती है और इसे पूछती है कि क्या तुमने अपने ग्रैंडपा को बोलकर सूजी को सबक नहीं सिखाया। तो ये से थप्पड़ लगाता है और कहता है कि अगली बार मुझसे तमीज़ से बात करना, और यहाँ से चला जाता है। गुस्से में सोचती है कि मैं इस सूजी को हैंडल नहीं कर पाई तो क्या हुआ, मैं अपनी मॉम को बोलूँगी। और फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी जैन और शाओ के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठती है और फिर असिस्टेंट यहाँ पर आकर जैन को बताता है कि कार रेडी है। फिर ये लोग जैन के ग्रैंडपा के घर के बाहर पहुँच जाते हैं और सूजी यहाँ पर शाओ के कान में हेडफोन लगा देती है और कहती है कि बाहर बहुत आवाज़ होने वाली है तो तुम यहीं पर रहना। और फिर ये लोग जैसे बाहर आते हैं तो अंकल आंटी यहाँ पर आकर डॉग को इन लोग को काटने के लिए छोड़ रहे होते हैं और वो लोग सूजी से कहते हैं कि आखिर वो जैन को इतना क्यों प्रोटेक्ट कर रही है, उससे उसे क्या मिलने वाला है। तो सूजी कहती है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी आंखों के सामने किसी को बुली किया जाए। तो फिर अंकल कहता है कि ठीक है, फिर अब तुम दोनों साथ में मरो, और वो डॉग को छोड़ देता है जैन को काटने के लिए। तभी सूजी जल्दी से जैन को प्रोटेक्ट करने के लिए उस डॉग को गोली से मार देती है। फिर असिस्टेंट कहता है कि अब मुझे समझ आया कि बार बार मेरी बंदूक कहाँ जाती है। फिर असिस्टेंट जैन से पूछने लगता है कि बॉस आपको भी क्या लगता है कि मिस सूजी सिर्फ स्टूडेंट नहीं है। तभी यहाँ सूजी जैन से कहती है कि चलो हम लोग अंदर चलते हैं। तभी ग्रैंडपा बाहर आ जाते हैं और सूजी कहती है कि अच्छा, मुझे तो लगा था कि इस घर में सब कोई मर चुका है तो यहाँ पर कुछ जिंदा लोग भी रह रहे हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम जैसे आउटसाइडर लड़की आखिर हमारे फैमिली मैटर में क्यों घुस रही है। सूजी कहती है कि मुझे आप लोगों के फैमिली मैटर में घुसने का कोई शौक नहीं है, वो तो आप लोगों ने मेरे बॉस को गुस्सा दिलाया है और उनकी बॉडी अभी वीक है तो वो नहीं लड़ सकते, तो उनकी जगह मैं आप लोगों को सबक सिखाऊंगी। सूजी कहती है कि जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि ये फैमिली मैटर है, तो कोई अगर फैमिली वालों को डॉग से कटवाने की कोशिश करे तो क्या किया जाए। तो फिर अंकल जल्दी से बहाने बनाते हुए कहता है कि डैड, हम लोग को ही इस डॉग को अटैक करने के लिए नहीं छोड़ रहे थे, बल्कि ये लोग खुद ही यहाँ से भागने लगे और हम लोग इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए। तो फिर डैड कहते हैं कि अगर ऐसी बात थी तो अभी माफ़ी मांग लो कि तुम लोगों ने जानबूझ के नहीं करे। फिर अंकल को तो मन में बहुत ही बेइज्जती फील हो रही होती है और फिर वो जैन से कहता है कि हम लोग फैमिली है ना, तो तुम तो जानते हो मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं करा हूँ। ऐसा बोलते हुए वो जानबूझ के डॉग को फिर से छोड़ देते हैं जैन के ऊपर अटैक करने के लिए। पर फिर सूजी जल्दी से जैन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और फिर जैन का असिस्टेंट उस डॉग को उठाकर दूर फेंक देता है। फिर सूजी गुस्से में कहती है कि अगर बच्चे फैमिली में शरारत करने लग जाए और बातें ना सुने तो इसमें बड़ों की गलती होती है। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही उन लोग की तरफ बंदूक से पॉइंट करती है। फिर अंकल डरने लगता है और कहता है कि मैंने बिल्कुल जानबूझ के नहीं करा हूँ, ये सब डॉग खुद ही कर रहा था। तभी सूजी यहाँ देखती है कि जैन अपने हाथ में से वो बीड्स निकाल रहा है, तो ये सोचती है कि असिस्टेंट ने उसे बताया था कि जब भी वो अपने हाथ से बीड्स निकाल लेता है तो फिर वो खून कर सकता है। तभी इतने में यहाँ पर जैन कह देता है कि क्या अब आप लोग का बस हो गया, और फिर वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देकर अपने ग्रैंडपा की जो मिस्ट्रेस होती है उसके गले में से वो नेकलेस लाने बोल देता है जो कि उसकी ग्रैंडमा का है, और वो कहता है कि इस घर में सिर्फ एक ही ग्रैंडमा है। तो फिर ग्रैंडपा चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम होते कौन हो डिसीजन लेने वाले, और वैसे भी मैंने अब तुम्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा चुका हूँ और अब तो मैं तुम्हें कंपनी के शेयर्स भी नहीं देने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस लड़की के साथ मिलकर पे फैमिली से हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाओगे तो हमें पता नहीं चलेगा और हम लोग डर जाएंगे। देखो, मैं अभी भी इस फैमिली का हेड हूँ और मैं तुम्हें इस फैमिली से निकलवा दूंगा। तो जैन कहता है कि क्या आप इसके लिए श्योर हैं। तो ग्रैंडपा हाँ बोलते हैं। फिर जैन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम जाकर मेरी ग्रैंडमा की सारी चीज़ें पैक करो। और फिर जैन सूजी से पूछता है कि अगर कोई चीज़ गंदी हो जाए तो तुम उसे कैसे बर्बाद करती हो। तो फिर कहती है कि हम पूरा घर ही जला देते। जैन को यह आइडिया पसंद आता है और वो कहता है कि तुम तो बहुत ही स्ट्रांग निकली।
सही है, वैसे भी अब ये घर मेरे कोई काम का नहीं है। और फिर वो अपने गार्ड्स के जरिए घर के आसपास कोई गैस गिरवा देता है और लाइटर से जला देता है। फिर उसकी पूरी फैमिली तो शॉक रह जाते हैं और जैन सूजी से कहता है कि चलो हम लोग घर चलते हैं। तो सूजी कहती है कि जैसा तुम बोलो, और फिर वो उसकी व्हीलचेयर लेके जाने लगती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते। तभी शाओ भी इन लोग को चिढ़ा देता है और अंकल अपने डैड को बताने लगता है कि डैड, घर में हमारे पैसे और बाकी बहुत सारी चीज़ें थी। आंटी कहती है कि मेरा पर्स भी था। फिर दोनों अंकल आंटी मिलकर घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और ये ग्रैंडपा की मिस्ट्रेस को बहुत गुस्सा आ रही होती है। और फिर एक जैसी कार में बैठते हैं तो सूजी असिस्टेंट को उसकी बंदूक देने लगती है। तो वो पूछता है कि मिस, आखिर आप कैसे चुपके से मेरी बंदूक ले लेती हैं? तो सूजी कहती है कि ये एक सीक्रेट है। फिर शाओ को नींद आ रही होती है तो वो सूजी को बुक की स्टोरी सुनाने बोलता है। तो फिर वो कहती है कि ठीक है फिर, और फिर वो स्टोरी सुनाने लगती है। तो शाओ तो सो जाता है और साथ ही साथ जैन भी सो जाता है और वो नींद में यहाँ सूजी की शोल्डर पर सर रखकर सो रहा होता है। तो ये देखकर असिस्टेंट जल्दी से सूजी को मैसेज में टाइप करके दिखा रहा होता है कि बॉस को स्लीपिंग डिसऑर्डर है और पहली बार है कि वो किसी स्ट्रेंजर के बाजू में ऐसे सो गए, तो प्लीज़ आप हिलना मत और बॉस को ऐसे ही सोने देना। तो फिर सूजी जैन को सोने देती है और वो भी यहाँ पर सो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग एक जगह पर पहुँचते हैं और जैन की जैसी नींद खुलती है तो सूजी उससे पूछती है कि क्या तुम अच्छे से सोए? तो ये कहता है कि हम लोग अभी कहाँ पर है? सूजी कहती है कि मैं यहाँ पर किसी से अपना हिसाब बराबर करने आई हूँ। जैन कहता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है? तो सूजी कहती है कि नहीं, तुम यहीं पर रहो, मैं अभी आती हूँ। और फिर वो जैसी कार से बाहर निकल कर जाती है तो जैन का असिस्टेंट उससे कहने लगता है कि बॉस, आपको नहीं लगता कि मैंने जिस मिस सूजी की इन्फॉर्मेशन आपको ला के दिया था ये उससे काफ़ी डिफरेंट है और ये जैसे कोई और ही पर्सन है? असिस्टेंट कहता है कि ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि मैंने जो तुम्हें मिरेकल डॉक्टर शार्क के बारे में पता करने के लिए बोला था उसका कुछ पता चला कि नहीं? तो फिर ये बताता है कि बॉस, पहले तो उसके बारे में न्यूज़ फैली थी कि वो डॉक्टर अब मर चुकी है, लेकिन कल ही मुझे उसका आईपी एड्रेस यहीं के लोकेशन पर दिखा था और उसी टाइम पर मिस सूजी क्लब गई हुई थी, इसलिए मुझे तो शक हो गया था कि कहीं मिस सूजी वो ही ना हो। तो जैन कहता है कि चुप बैठो और इस बात को तुम अभी अपने तक ही रखो और किसी और से मत कहना। फिर सूजी यहाँ अपने मॉम के घर आई होती है और उसकी मॉम उसे देखते के साथ ही चिल्लाने लगती है कि तुम बहुत ही खराब हो, तुमने अपनी सिस्टर को ऑलमोस्ट जेल में डालने वाली थी। सूजी कहती है कि मुझे ये सुनकर कितना बुरा लगा कि वो अभी भी जेल नहीं गई। तो फिर मॉम इसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगी। तो सूजी उनका हाथ रोक देती है और कहती है कि मेरे साथ रिस्पेक्ट में रहना। फिर इतने में यहाँ पर लिन आकर सूजी को मारने वाली होती है। तो सूजी कहती है कि तुम क्या करने वाली थी और वो उसका गला पकड़ लेती है और उसे सबक सिखाने के बाद वो लिन की मॉम से पूछती है कि आप मुझे मेरी सगी मॉम का नेकलेस वापस करो। तो फिर ये बताने के लिए रेडी नहीं हो रही होती है तो सूजी यहाँ चाकू निकाल लेती है और कहती है कि आप बताओगी कि नहीं? तो फिर लिन जल्दी से बता देती है कि मैंने उस नेकलेस को बेच चुकी हूँ। तो सूजी पूछती है कि तुमने किसे बेचा? तो लिन कहती है कि उसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। तो फिर सूजी यहाँ से जाते हुए इन लोग को वार्निंग दे देती है कि दोबारा मेरे पीछे मत पड़ना और यहाँ से चली जाती है। और फिर उसके जाते ही लिन और उसकी मॉम डिस्कस करने लगते हैं कि वो इतनी बदल कैसे गई है, पहले तो वो हमारी स्लेव बन के रहा करती थी और अब हमसे बिल्कुल भी नहीं डर रही है। फिर ये लिन की मॉम सूजी से बदला लेने के लिए उस किसी ली फैमिली में कॉल करके उस ली फैमिली के पागल बेटे के लिए सूजी के लिए अरेंजमेंट कर देती है और फिर वो सूजी को कॉल करके बता देती है कि कल तुम्हें पार्टी में आना होगा। फिर इस बारे में जैसे असिस्टेंट सुन लेता है तो वो बताने लगता है कि ली फैमिली का जो बेटा है वो पूरा पागल है और उसे एड्स की बीमारी भी है और उसकी फैमिली पार्टी रख रहे हैं इसलिए ताकि उसके लिए वाइफ ढूंढ सके। फिर सूजी को यहाँ चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि सूजी सपने में अपनी बचपन वाली सेल्फ को देख रही होती है और वो जिस लड़की की बॉडी में आई है वो उस लड़की के साथ डील कर रही होती है कि वो उसकी जगह आकर उसकी लाइफ को हैप्पी बनाएगी। सूजी ये सपना देखने के बाद उठती है तो यहाँ पर उसके पास एक डॉक्टर खड़ा होता है जिसके साथ मिलकर फिर सूजी जैन के घर पे आ जाती है और वो इसे देखकर खुश होता है कि चलो अब तुम ठीक हो गई हो तो मेरे साथ एक जगह पे चलो। और फिर जैन इस डॉक्टर और सूजी दोनों को ही लेकर एक जगह पर आता है जहाँ पर किसी ओल्ड मैन की तबीयत खराब होती है उनकी जान बचाने के लिए। उस ओल्ड मैन की फैमिली सूजी को देखते के साथ ही बिलीव नहीं कर रहे होते हैं कि ये छोटी सी लड़की कहाँ ही बचा पाएगी और ये मिरेकल डॉक्टर थोड़ी ना हो सकती है। ये डॉक्टर भी शक में होता है कि ये लड़की तो अभी खुद ही बेहोश हो गई थी और मैंने इसे बचाया था तो ये कहाँ से मिरेकल डॉक्टर हो सकती है। सूजी तो यहाँ पर इजीली कह देती है कि उस ओल्ड मैन की जान मैं बचा लूंगी, आप लोग मुझ पे छोड़ दो। पहले तो ये लोग यकीन नहीं कर रहे होते हैं पर फिर सूजी को एक चांस देने का सोचते हैं। सूजी कहती है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, घर पे बच्चे वेट कर रहे हैं और मुझे जाना है उनका ख्याल रखने के लिए। बीतने में यहाँ पर जैन के अंकल आंटी आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास खास पील है और इसकी वजह से मिस्टर पेन की जान बच जाएगी और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हम ही लोग फाइनल करेंगे।
तो सूजी कहती है कि ठीक है फिर, जैसी आप लोगों की मर्जी, और वो यहाँ से जैन को लेकर बाहर जाती है। पर फिर हम देखते हैं कि इस पिल को खिलाने के बाद वो ओल्ड मैन तो और भी ज्यादा बीमार हो जाता है। और फिर डॉक्टर लीसा जल्दी से सूजी के पास आती है हेल्प मांगने के लिए और कहती है कि अब तुम ही कुछ करो। फिर सूजी मान जाती है और जैन से कहती है कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं आती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ हॉस्पिटल जाने के बाद मिस्टर लैन को नीडल से ट्रीटमेंट देकर उन्हें ठीक कर देती है। तो फिर ये लोग तो शॉक रह जाते हैं और अंकल और ये मिस्ट्रेस मिलकर सोच रहे होते हैं कि उन लोगों ने जो पिल लेकर आए थे वो कोई काम क्यों नहीं करी और आखिर इस लड़की ने कैसे ठीक कर ली उन्हें। अब सूजी यहाँ मिस्टर लैन की जान बचाने के बदले में वो लैंड मांग रही होती है जिसके लिए जैन ने इसे मिस्टर लैंड के पास भेजा था उसकी जान बचाने को। तो फिर ये ऑफिसर मन में सोच रहा होता है कि वो इसे कैसे लैंड देने के लिए मानेगा। वो कहता है कि वो हमारी नहीं है। तो सूजी कहती है कि मुझे पता है, वो मिरेकल डॉक्टर शार्क की है ना। और फिर वो मन में सोचने लग जाती है और हमें फ्लैशबैक पे दिखाते हैं कि वो लैंड असल में सूजी की है और वो इस बारे में ऑफिसर को कॉल करके कह देती है कि वो उन्हें फ्री में दे रही है। फिर ऑफिसर को जैसे ही कॉल आ जाता है तो वो सूजी को ज़मीन देने के लिए मान जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जैन को भी कॉल आ जाती है और उसे पता लग जाता है कि सूजी उसे वो ज़मीन दिलाने में कामयाब हो चुकी है। और फिर जैन समझ जाता है कि जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था वही मिरेकल डॉक्टर शार्क, वो कोई और नहीं सूजी है, क्योंकि ये पावर सिर्फ उसी के पास थी कि वो ये ले सकती थी और कोई और ये नहीं कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि सूजी जब यहाँ वॉशरूम में होती है तो लीसा आकर उसे कहने लगती है कि तुम जैन से दूर रहो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम उसके हाथ में बीट्स तो देखती होंगी। वो आज तक किसी भी लड़की के नज़दीक नहीं आता है और उसके दिल में पहले से कोई और लड़की है जिसकी वजह से वो कभी रिलेशन में नहीं आया, तो इसलिए तुम्हारा उसके पास रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। सूजी कहती है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है और वो इसे इग्नोर करके चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि कार से जाते वक्त सूजी तो कार में बैठे बैठे सो रही होती है। तो जैन अपने असिस्टेंट को इशारा करता है कि वो कार का स्पीड स्लो करे और फिर वो सूजी को अपने पास करके उसे अच्छे से सोने के लिए दे रहा होता है। और ये देखकर असिस्टेंट काफ़ी शॉक होता है कि बॉस तो जर्मोफोब है, लेकिन पहली बार है कि वो किसी पर्सन को अपने इतना नज़दीक कर रहे। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ग्रैंडपा को जब इस बारे में पता लगता है तो वो जैन के अंकल को चिल्लाने लगते हैं कि तुमसे इतना भी काम नहीं हुआ। अब वो दोनों ज़मीन जैन को मिल चुकी है। तो फिर इनकी मिस्ट्रेस कहने लगती है कि आप जैन के ग्रैंडपा हो तो आप आराम से उससे वो ले सकते हो। तो फिर यह आइडिया ग्रैंडपा को भी पसंद आता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सूजी घर आने के बाद जैन का फिर से ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है और कहती है कि तुम अपना कपड़ा उतारो तभी तो मैं अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाऊंगी। और फिर वो उसे नीडल चुभाने लगती है तो जैन को बहुत दर्द हो रहा होता है और फिर उसे नीडल लगाने के बाद वो कहती है कि ठीक है फिर अब रेस्ट करो। तभी इसे रोक लेता है और कहता है कि आज रात तुम यहीं पर ही सो जाओ। तो सूजी याद करती है कि उसके असिस्टेंट ने उसे बताया था कि उसे स्लीपिंग डिसऑर्डर है और वो किसी के भी पास नहीं सो पाता है और वो पहली है। तो सूजी यहाँ पर जैन को हाँ बोल देती है कि ठीक है। और फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी जैन और शाओ दोनों को साथ में लेकर मॉल पहुँचती है शॉपिंग करने के लिए और बताती है कि मैंने खास करके शाओ को शॉपिंग के लिए लेकर आई हूँ ताकि वो अच्छा फील कर सके। फिर सूजी जैसी वॉशरूम जाती है तो अभी वो दो स्टाफ को आपस में बातें करते हुए सुनती है जो कि जैन के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। उन लोगों ने उसे व्हीलचेयर पर देख लिए थे तो लोग कह रहे होते हैं कि उन लोगों ने जैन के बारे में न्यूज़ देखे थे कि उसकी फैमिली उसे प्रेसिडेंट की पोजीशन पर से हटा रहे हैं और उस जैन का जो नेफ्यू शाओ है वो असल में उसके भाई और सिस्टर इन लॉ का बच्चा है और वो बहुत ही ज़्यादा अनलकी है। उसकी वजह से फैमिली में बहुत ख़राब चीज़ें हो रही है। तो सूजी यहाँ जैन और शाओ की गॉसिपिंग सुनने के बाद सोचने लगती है कि मेरे से पहले उसकी लाइफ में आखिर ये सब क्या चल रहा था। फिर सूजी जब वापस आती है तो वो शाओ की केयर करने लगती है और मन में सोचती है कि उसकी फैमिली उसकी बिल्कुल केयर नहीं करते हैं और उन लोगों ने तो उसे अपनी फैमिली से निकाल दिए, इस वजह से जैन इसकी इतनी केयर कर रहा है। फिर जैन को शाओ की ट्यूटर की कॉल आती है कि वो कल से काम पर आ जाएगी। फिर जैसे वो कॉल रखता है तो सूजी कहने लगती है कि तुम्हें तो शाओ को स्कूल भेजना चाहिए ना। तो जैन इसके लिए मना करता है। और फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर शाओ के साथ होती है। तभी कोई डोरबेल बजाता है तो ये दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि शाओ की ट्यूटर आई होती है। वो सूजी को देखते के साथ ही पूछती है कि क्या तुम इस घर की नई नैनी हो। फिर हम देखते हैं कि जैसे ये ट्यूटर अंदर आती है तो उसका शाओ को धक्का लग जाता है तो वो तुरंत ही उसे पुश करने लगती है और फिर उसके ऊपर हाथ भी उठाने वाली होती है और फिर असिस्टेंट को देखकर वो अच्छी बनने की एक्टिंग करने लगती है। तो सूजी को बहुत गुस्सा आता है। फिर ये ट्यूटर शाओ को पढ़ाने के लिए बैठती है और सूजी को अपने लिए कुछ खाने को लाने बोलती है। और फिर शाओ से यहाँ पर पढ़ते हुए कुछ गलती हो जाती है तो वो तुरंत ही उसके सर पे मारते हुए उसे स्टूपिड कहने लगती है और कहती है कि सच में तुम तो कोई लायक के नहीं हो। अच्छा है तुम्हारे कोई मॉम डैड नहीं है, तुम्हें कुछ आता जाता ही नहीं है, तुम सच में स्कूल में पढ़ने लायक हो ही नहीं, तुम एक स्पेशल चाइल्ड हो।
तब इतने में सूजी यहाँ पर आकर इसके मुंह पर पानी फेंक देती है और कहती है कि क्या आप तुम्हारा बोलकर बस हुआ। और फिर सूजी शाह से कहती है कि तुम अंदर जाओ, मैं अभी आती हूँ। और फिर ये इस टीचर को सबक सिखाने लगती है और फिर सूजी से डरते हुए ये ट्यूटर तो यहाँ पानी में गिर जाती है। और इतने में फिर यहाँ पर जैन आ जाता है, तो फिर वो उसके सामने एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि बॉस देख लो, आपकी नैनी मुझे यहाँ बुली कर रही है, मैं तो बस यंग मास्टर को पढ़ा रही थी और ये बीच में अचानक से आ गई और यंग मास्टर को यहाँ से अपने रूम में भेज दी और फिर मुझे परेशान करने लग गई। तो जैन सूजी से पूछता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहोगी। तो सूजी कहती है कि हाँ, मैं कहना चाहूँगी ना। और फिर वो जाकर इस ट्यूटर को वापस से पैर से मार के स्विमिंग पूल में गिरा देती है। तो फिर ट्यूटर कहती है कि देख लो बॉस, ये क्या कर रही है। तो फिर जैन कहता है कि उसे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कोई नैनी नहीं है बल्कि इस घर की बॉस लेडी है। तो ये सुनकर ही ट्यूटर शॉक हो जाती है और तुरंत ही जैन से माफ़ी मांगती है और कहती है कि पहले आप मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लो। तो सूजी से चिल्लाती है और कहती है कि तुम क्या बहाने बनाने वाली हो, तुम ही नहीं तो इस शाह को बुली करी थी ना और वो कुछ बोल नहीं सकता है, इसकी वजह से तुमने उसे काफ़ी सारी बातें सुनाई थी। फिर जैन यहाँ पर इस ट्यूटर को सबक सिखाने के लिए अपने असिस्टेंट को भेजकर इसे यहाँ से कहीं और भेजने के लिए बोल देता है। फिर सूजी को पता लगता है कि शाह की तबीयत खराब हो गई है और उसे उल्टी भी हुई, तो ये जल्दी से जाकर उसकी केयर करने लगती है। फिर वो रोने लगता है और जैन से कहता है कि अंकल, अगर आपका रियल बेबी आ जाएगा तो आप मुझे घर से निकाल देंगे और आप मुझे बिल्कुल नहीं मानेंगे। जैन कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर शाह कहने लगता है कि आप दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते ताकि आप दोनों मिलकर मुझे संभालो। तो इस पर जैन शाह को हाँ बोल देता है और फिर उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसकी ग्रैंडमा को अब वो डिस्चार्ज करवा सकता है। सूजी शाह को बताने लगती है कि तुम्हारी ग्रेट ग्रैंडमा अब घर आने वाली है। और फिर उसके बाद जब ये लोग कार से जा रहे होते हैं तो जैन के ग्रैंडपा बीच रास्ते में इन लोग की कार रोकते हैं और फिर वो जैन को मनाने लगते हैं कि वो वापस से उसे अपनी कंपनी में लेने के लिए तैयार है, बस वो जो ज़मीन उन लोग को मिल गई है वो इन लोग को दे दे। तो जैन देने के लिए मना कर देता है और फिर उसके ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो हमारी हेल्प नहीं होगी, मैं श्वान फैमिली का साथ ले लूँगा और फिर तुम्हारी हमारी फैमिली में कोई जगह नहीं रहेगी। पर जैन इस पर भी कुछ नहीं कहता और चला जाता है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी जैन के साथ मिलकर शेन फैमिली में गई होती है और वहाँ पर वो उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है क्योंकि शेन के जो ग्रैंडपा होते हैं वो सूजी की पावर देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि वो कोई ऑर्डिनरी बंदी नहीं है जिसको वो लोग रिजेक्ट कर दे, इसलिए वो चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। फिर रास्ते में सूजी जब जैन के साथ कार से कहीं जा रही होती है तभी एक गुंडा इन लोग के ऊपर अटैक करने आता है। तो जैन जल्दी से सूजी को प्रोटेक्ट करने लगता है और कहता है कि तुम यहीं पर रहो। फिर सूजी तो यहाँ कार से बाहर निकलती है और उस गुंडे को अकेले ही मार के सबक सिखाती है और फिर असिस्टेंट तो ये देखकर चौंक जाता है और तभी इतने में वो जो गुंडा इन लोग को मारने आया था वो खुद ही जहर खा के मर जाता है। फिर रात में हम देखते हैं कि जैन सो रहा होता है और सूजी किसी के साथ सीक्रेटली बातें कर रही होती है और फिर हमें पता चलता है कि सूजी एक किलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी और एक्चुअल में जब वो स्कूल में थी तो जैन ने उसके लिए हाई स्कूल में पैसे भी लगाया था और वो उसका स्पॉन्सर था। तो यही वो वजह है कि वो जैन की बहुत ज़्यादा भी केयर कर रही होती है और उसके साथ खुश होती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैन के घर पे उसकी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड रहने के लिए आ जाती है और सूजी को उसे देखते के साथ ही अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ पर वो जानबूझ के सूजी को दिखाने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें कर रही होती है ताकि वो उसे जले। तो इस वजह से सूजी जानबूझ के जैन को इग्नोर करने लगती है और उन दोनों को साथ में अकेला छोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि सूजी स्कूल में कोई कंपटीशन के लिए गई होती है जहाँ पे कोई बहुत ही फेमस प्रोफेसर आया होता है और वो अपनी टीम में शामिल करने के लिए सभी स्टूडेंट को मौका दे रहा होता है कि जो ये मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उस स्टूडेंट को मौका मिलेगा उनके टीम रिसर्च में शामिल होने का। अब यहाँ पर जो भी स्टूडेंट ट्राई करते हैं वो लोग भी सही आंसर नहीं दे पाते हैं। जैन की फ्रेंड भी उनमें से एक जाती है ये सॉल्व करने के लिए पर वो भी सही आंसर नहीं देती। तो सूजी कहती है कि तुम्हारा तो पूरा ही गलत है और फिर वो अकेले जाती है और बोर्ड पर राइट आंसर लिख देती है। तो सभी लोग शॉक रह जाते हैं और फिर ये प्रोफेसर सूजी को ऑफ़र देने लगता है कि वो उसकी टीम रिसर्च में आ जाए पर सूजी साफ रिजेक्ट कर देती है। ऑफर के बाद जैन को भी स्टेज पर जाके स्पीच देने का मौका मिलता है और जब वो अपनी स्पीच दे रहा होता है तो सभी लोग उसके बारे में जानने के बाद खुश होते हैं। पर तभी एक बंदा जैन के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगता है कि उसकी वजह से उसका भाई मरा है। सूजी को सुनकर गुस्सा आती है और वो स्टूडेंट के सर पे मारती है और कहती है कि स्पीच यहीं पर ही ख़त्म हो रहा है। फिर सूजी के हाथ पे चोट लग जाती है तो जैन उसे अपने साथ लेकर जाता है मेडिसिन लगाने के लिए और फिर जैन की वो चाइल्डहुड फ्रेंड इन लोग के बीच में आने की कोशिश करती है तो जैन कह देता है कि तुम जाओ यहाँ से। और फिर यहाँ पर जैन और सूजी के बीच में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है और फिर दोनों ही खुश होते हैं।
और दूसरी तरफ वो जेन की चाइल्डहुड फ्रेंड उस प्रोफेसर के साथ मिलकर इन लोग के खिलाफ प्लानिंग करने लगती है। पर हम देखते हैं कि सूजी भी हार नहीं मानती और वो अपनी एजेंसी की मदद से जेन को बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में कामयाब हो जाती है। और फिर यहाँ पर जेन भी पहुँच जाता है अपने लोगों के साथ सूजी की हेल्प करने के लिए, और वो तो सभी के सामने ही सूजी को अपनी वाइफ कहकर बुला रहा होता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ग्रैंडपा और उसकी मिस्ट्रेस बहुत ही खुश हो रहे होते हैं, पर इतने में सूजी अपनी एजेंसी की तरफ से अपने गार्ड्स को लेकर उन्हें अरेस्ट करने पहुंच जाती है उनके इलीगल काम की वजह से, और वो कह देती है कि अब आप हमेशा के लिए जेल में रहने वाले हो। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।